ये दोस्तों स्वागत है आप सभी का एमएस कोचिंग फ्यूचर का एक और नए वीडियो में। और यह वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है हिंदी का वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। बिल्कुल जैसे कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और बोर्ड एग्जाम का शेड्यूल भी जारी हो गया है और आप लोगों का हिंदी का पेपर जो है 15 फरवरी का होने वाला है। तो बिल्कुल आप लोग तैयार हो जाइए क्योंकि अब आपको वही पढ़ना है जो आपकी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाए। तो बिल्कुल हम 15 फरवरी के लिए हिंदी का वायरल पेपर लेकर आए हैं जिसमें आप लोगों को बताएंगे 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न, जिसमें से किन्हीं आपको 50 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का उत्तर सही ओएमआर शीट में देना है। तो देरी किस बात के, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज के वीडियो का पहला प्रश्न क्या है। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत होता है तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तो आज का वीडियो का पहला प्रश्न यह है कि भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको इस वीडियो के माध्यम से 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताया जाएगा जो बिल्कुल एक पे एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा, क्योंकि आप लोगों का समय बहुत कीमती है और इस समय को बहुत कीमती और बनाने के लिए आप लोगों को इस तरह का वीडियो अवश्य देखना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर हम लोग देख लेते हैं क्या है। इस प्रश्न का उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात यथातथ्य। भारत माता कविता में भारत का कैसा चित्र प्रस्तुत किया गया है, तो यथातथ्य किया गया है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और दूसरी ओर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है बहुत शानदार प्रश्न है, जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। जातीय अस्मिता की दृष्टि से इतिहास का प्रवाह कैसा है। इसकी भी सही जो उत्तर है विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। क्या है? विच्छिन्न और अविच्छिन्न दोनों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए तीसरा नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है कि आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। आधुनिक सभ्य समाज श्रम विभाजन को आवश्यक क्यों मानता है। इसकी जो सही उत्तर है कार्य कुशलता के लिए। किसके लिए? कार्य कुशलता के लिए। अगर आप पहले से भी याद करके रखे हैं तो बिल्कुल एक एक वीडियो का प्रश्न का जो है उत्तर आप कमेंट करके बता दें। चलिए इससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। यदि आप पहली बार ऐसे प्रश्न देख रहे हैं तो बिल्कुल एक एक प्रश्न को ध्यान से देखिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है और यह जो वीडियो बनाया गया है बिल्कुल 100% बोर्ड से अटैच होगा। ठीक है, तो चलिए हम 4 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। फिर से समझेंगे क्वेश्चन। श्रम विभाजन और जाति प्रथा बाबा साहेब के किस भाषण का संपादित अंश है। इसकी जो सही उत्तर है एनीहिलेशन ऑफ कास्ट। क्या है? एनीहिलेशन ऑफ कास्ट से संपादित है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 5 नंबर प्रश्न देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। ऐसे ही लड़के आगे चल के गुंडे चोर डाकू बनते हैं, यह पंक्ति कहानी के किस पात्र ने कही है। देखिए 5 नंबर प्रश्न के जो सही उत्तर है सेन साहब। किनके द्वारा कही गई है? सेन साहब के द्वारा कही गई है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। किसके अध्ययन क्षेत्र में भारत के कारण नव जीवन का संचार हो चुका है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों के लिए यह प्रश्न। ठीक है, तो इसकी सही उत्तर जो होगा विधि शास्त्र। क्या है? विधि शास्त्र बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। तो कोशिश करिए कि आप लोग 1 से 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस वीडियो के माध्यम से देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट आप लोगों का जो है तैयारी हो चुका भी हो या तैयारी नहीं भी हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आप कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, अगली प्रश्न दिया हुआ है कि मंगमा की बहू का नाम क्या है। मंगमा की बहू का नाम क्या है? याद रखना है कि रंगमा जो है मंगमा की बहू की नाम है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 8वें नंबर प्रश्न देखेंगे। 8वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। अर्थात ढहते विश्वास कहानी जो है किसके द्वारा लिखा गया है। तो 8 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है। तो याद रखना है कि राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है बिल्कुल सही उत्तर है।
अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। माँ कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, याद ये रखना है कि ईश्वर पेटलीकर के द्वारा जो है माँ कहानी लिखा गया है। इसी के साथ अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न भी देखेंगे। 10 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थी। मंगू की माँ के कितनी संतानें थे, याद करके रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात 4 संतानें थी। फिर से एक बार और क्वेश्चन पढ़ के समझेंगे कि मंगू की माँ की कितनी संतानें थे, तो उत्तर 4 याद करके रखना है। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 11 नंबर प्रश्न देखेंगे। बिल्कुल एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को स्किप नहीं करना है, कोशिश करना है कि शुरू से अंत तक जरूर देख ले। यदि अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो बिल्कुल लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत होती है आप लोगों के लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम 11 नंबर प्रश्न का भी उत्तर देख लेते हैं। पहले प्रश्न पढ़ते हैं कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात तमिल भाषा से। कौन सी भाषा से, तमिल भाषा से। अगली प्रश्न यानी 12 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पापयाती की उम्र क्या थी। पापयाती की उम्र क्या थी, याद रखना है कि पापयाती का उम्र जो थी बिल्कुल 12 वर्ष की थी। चलिए इसी के साथ हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 13 नंबर प्रश्न भी देखेंगे। दिया हुआ है 13 नंबर प्रश्न, धरती कब तक घूमेगी। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक द्वारा अनुदित है। धरती कब तक घूमेगी कहानी किस लेखक के द्वारा लिखा गया है, याद रखना है कि 13 नंबर प्रश्न का सही जो उत्तर है सामरदैया। किनके द्वारा लिखा गया है, सामरदैया के द्वारा लिखा गया है। अगली प्रश्न यानी 14 नंबर प्रश्न आप लोग देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है, याद करके रख लेना है भीमराव अंबेडकर। क्या, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा श्रम विभाजन और जाति प्रथा लिखा गया है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे 15 नंबर प्रश्न। उससे पहले फिर एक बार और रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आप इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो देरी किस बात के लिए लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार है तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए हम इसी के साथ 15 नंबर प्रश्न भी देख लेते हैं। दिया हुआ है कि एक वृक्ष की हत्या कविता किस काव्य संग्रह से संकलित है। एक वृक्ष की हत्या कविता जो है किस काव्य संग्रह से संकलित है, तो 15 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात इन दिनों। किससे संकलित है, तो इन दिनों से संकलित है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 16 नंबर प्रश्न देखेंगे। 16 नंबर प्रश्न आपके सामने दिखाई दे रहा है कि गरीब बस्तियों में क्या हुआ था। गरीब बस्तियों में क्या हुआ था, याद रखना है धमाके से देवी जागरण। क्या हुआ था, धमाके से देवी जागरण। अगली प्रश्न यानी 17 नंबर प्रश्न भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। 17 नंबर प्रश्न है आपके सामने, षष्ठी की विकास। षष्ठी की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है। षष्ठी की विकास थमा का प्रथमाक्षर क्या है, यानी प्रथम जो अक्षर है वो क्या है, याद रखना है कि इसकी जो 17 के सही उत्तर है वह विफलता पर छलके आंसू। क्या है, विफलता पर छलके आंसू। अगली प्रश्न यानी 28 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न भी आपके सामने दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है। लौट कर आऊंगा फिर कविता किस कवि द्वारा भावांतरित की गई है, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात प्रयाग शुक्ल के द्वारा। किनके द्वारा, प्रयाग शुक्ल के द्वारा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है 19 नंबर प्रश्न की मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है। मेरे बिना तुम प्रभु किस भाषा से अनुवादित है, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात जर्मन भाषा से अनुवादित है, अर्थात जर्मन भाषा से लिखा गया है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ देखेंगे कि 20 नंबर प्रश्न क्या है। तो 20 नंबर प्रश्न भी आप लोग के सामने दिखाई दे रहा है। दिया हुआ है कि दही वाला मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है। दही वाला मंगमा कहानी किस लेखक द्वारा रचित है, तो 20 नंबर प्रश्न का जो सही उत्तर है ऑप्शन ए अर्थात श्रीनिवास के द्वारा। किनके द्वारा, श्रीनिवास के द्वारा रचित है। अगली प्रश्न यानी 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 21 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है भारतीय संविधान, क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान। फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी है। तो भारतीय संविधान के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका जो है भीमराव अंबेडकर जी का है। किनका है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का है। अगली प्रश्न यानी 22 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे कि 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है। सभ्य समाज की आवश्यकता क्या है, याद रखना कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन बी अर्थात श्रम विभाजन। क्या है, श्रम विभाजन जो है सभ्य समाज
की आवश्यकता है। अगली प्रश्न यानी 23 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है। 20 के दांत कहानी के रचयिता कौन है, याद रखना है कि इस प्रश्न की जो सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात नलिन बिलोचन शर्मा। कौन है, नलिन बिलोचन शर्मा। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न भी देखेंगे। दिया हुआ है कि खोखा का दूसरा नाम क्या था। खोखा का दूसरा नाम क्या था, याद रखना है कि खोखा का दूसरा नाम जो है आपका ऑप्शन सी अर्थात कासू है। क्या है, कासू है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 25 नंबर प्रश्न भी दिया हुआ है। 25 नंबर प्रश्न है कि मदन किसका पुत्र था। मदन किसका पुत्र था, याद रखना है कि मदन जो था आपका ऑप्शन बी अर्थात गिरधर का पुत्र था। किनका पुत्र था, गिरधर का पुत्र था। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग 26 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि परवल कौन सी संज्ञा है। परवल कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि संज्ञा अर्थात व्याकरण से भी प्रश्न बहुत सारे आते हैं। तो संज्ञा जो है परवल कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि 26 का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात जातिवाचक संज्ञा है। परवल क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न देखेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। क्रूरता क्या है, क्रूरता कौन सी संज्ञा है। क्रूरता कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि क्रूरता जो है ऑप्शन सी अर्थात भाववाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि तोषक कौन सी संज्ञा है। तोषक कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि तोषक जो है आपका ऑप्शन डी था जातिवाचक संज्ञा है। तोषक क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, देखेंगे कि झुंड, झुंड कौन सी संज्ञा है। झुंड जो है कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि ऑप्शन ए अर्थात समूहवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है। अगली प्रश्न यानी 30 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है गंगा कौन सी संज्ञा है। गंगा कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि ऑप्शन सी अर्थात व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है गंगा है। इसी के साथ अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न यानी 31 नंबर प्रश्न देख पा रहे हैं। दिया हुआ है कि जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है। जमशेदपुर कौन सी संज्ञा है, याद रखना है कि जमशेदपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी के साथ अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और अगले प्रश्न देखेंगे यानी 32 नंबर प्रश्न देखेंगे कि यथासंभव में कौन सा समास है। फिर समास से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। यथासंभव में कौन सी समास है, याद रखना है कि यथासंभव में जो है अव्ययी भाव समास है। कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। अगली प्रश्न यानी 33 नंबर प्रश्न भी आपको दिखाई दे रहा है। 33 नंबर प्रश्न है कि प्राधीन में कौन सा समास है। प्राधीन में कौन सा समास है, याद रखना है कि इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात तत्पुरुष समास है। अगली प्रश्न यानी 34 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि पतझर में कौन सा समास है। पतझर में कौन सा समास है, याद रखना है कि पतझर यानी ऑप्शन डी आपका तत्पुरुष समास है। फिर अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और 35 नंबर प्रश्न भी देखेंगे। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सी समास है। चरित्र चित्रण निम्नलिखित में से कौन सी समास है, याद रखना है कि 35 का सही उत्तर जो है तत्पुरुष है। तो तत्पुरुष जो होता है चरित्र और चित्रण समास है तत्पुरुष का, ठीक है। अगली प्रश्न यानी 36 नंबर प्रश्न देखेंगे। काल के कितने भेद होते हैं। काल के कितने भेद होते हैं, याद रखना है कि काल के भेद 3 होते हैं। 3 भेद यानी ये टेंस 3 प्रकार के होते हैं, जैसे हम लोग ग्रामर में पढ़ते हैं। अगली प्रश्न यानी 37 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं। वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं, याद रखना है कि वर्तमान काल के जो है आपका ऑप्शन डी अर्थात 5 कितने 5 भेद होते हैं। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगली प्रश्न यानी 38 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं। भविष्यत काल के कितने भेद होते हैं, याद रखना है कि ऑप्शन सी अर्थात भविष्यत काल के 3 भेद होते हैं, ठीक है। अगली प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और इसी के साथ हम लोग 39 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तद्भव है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द जो है तद्भव है, इसकी जो सही उत्तर है ऑप्शन डी अर्थात पलंग। क्या है, पलंग जो है आपकी तद्भव शब्द है। इसके साथ अगली प्रश्न यानी 40 नंबर प्रश्न देखेंगे। दिया हुआ है कि निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। निम्नलिखित शब्द में कौन सा शब्द जो है तत्सम है, याद रखना है कि 40 नंबर प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन क्या है बी अर्थात कर्पूर। क्या है, कर्पूर है। तो इस वीडियो में हम कोशिश किए हैं कि 1 से 40 ही वस्तु इस प्रश्न बताए, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाता है। तो वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।